नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नया ताज़ा चैप्टर लेकर आई हूं और ये खासकर कि मुझे बड़ा पसंद है। तो क्या है ये हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, मतलब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो बताऊं क्या मेरे को ये क्यों पसंद है। सबसे इसकी बढ़िया बात है कि इसमें थ्योरी बिल्कुल ही कम है। कुछ ही चीज़ें हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं, साल हैं, कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं, ये तुम्हें याद करने हैं। बाकी सारा क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। सारा डायग्राम से तुम समझ सकते हो और डायग्राम्स भी तुम्हारे को कलाकारी वाले नहीं चाहिए, स्टिक डायग्राम से डीएनए बना के तुम समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए मुझे तो खासकर ये चैप्टर बड़ा पसंद है। अब मेरे पढ़ाने और समझाने के बाद और तुम्हारे पढ़ने और समझने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कौन सा सबसे फेवरेट चैप्टर है। तो क्या बोलते हो, कर दे श्री गणेश। चलो आओ शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो मैं ये तुम्हारे से पूछना चाहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी जब तुम नाम सुनते हो, बायो, इसको दो में पहले तो डिवाइड कर देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जब हम इनको दो में डिवाइड कर देते हैं तो बायो का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायो। बायो सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, राइट बायो सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि कुछ ऐसी चीज होगी जो किससे रिलेटेड होगी, रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किससे रिलेटेड होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी, मतलब जीव जंतुओं से रिलेटेड होगी। ठीक है, क्या बोला है, तभी तो जीव प्रौद्योगिकी बोली है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम कुछ इसमें इंजीनियरिंग प्रोसेसेस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, कुछ इसमें प्रोसेसेस लगा रहे हैं, किसी भी तरीके के प्रोसेसेस लगा रहे हैं, कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। किसके साथ में कर रहे हैं क्रियाएं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कुछ ऐसे प्रोसेसेस कर रहे हैं। ठीक है, इनका मोटो क्या है, इनका गोल क्या है, इन दोनों को करने का, या जब ये दोनों एक साथ आ जाती हैं तो इनका गोल क्या है कि कुछ जनरेट करना, या फिर क्या करना, कोई प्रोडक्ट जनरेट करना, कोई भी प्रोडक्ट जनरेट करना, यूजफुल प्रोडक्ट जनरेट करना या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जनरेट करना। मतलब हमारे काम की चीज होनी चाहिए, काम की चीज बनाना, काम की वस्तु या काम की चीज का पैदा होना, बनना, राइट। किसके काम की होगी, हमारे काम की होगी। तो हमारे काम की होगी, तो जब हमारे काम की हो सकती है तो वो कैसी हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, उसको बेचा भी तो जा सकता है। क्या हो सकता है, कमर्शियल भी तो हो सकती है। जैसे कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो घर में बायोटेक्नोलॉजी तुम करते हो, दूध से तुम क्या बनाते हो, दूध से तुम बनाते हो दही। क्या बनाते हो, दही बनाते हो। ये कैसे बनाते हो, ये कैसे बनाते हो, किसके यूज से बनता है, ये बनता है लैक्टोबैसिलस के यूज से। कौन सा बैक्टीरिया है ये, लैक्टोबैसिलस के को काम में लेकर तुम क्या बनाते हो, दूध से दही जमाते हो, राइट। और अब तुमने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूध में डाला। ठीक है, तुम क्या करते हो, इनोक्यूलम या पिछला पड़ा हुआ दही जिसको तुम जामन बोलते हो, उसको तुम दूध में डालते हो और फिर कुछ घंटों के लिए उसको गर्म टेम्परेचर में रख देते हो। तो ये तुम क्या कर रहे हो कि उसको बिना हिलाए कुछ देर गर्म टेम्परेचर में रखना है। तो तुम क्या फॉलो कर रहे हो, गर्म टेम्परेचर, टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए, कुछ देर मतलब 6 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे ऐसे तुमने रख दिया। तो तुम्हारा क्या चल रहा है, एक क्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, जिसमें तुमने टेम्परेचर को नोट किया, जिसमें तुमने टाइम को नोट किया, जिसमें तुमने इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी तुमने क्या किया, अपने कंसिडरेशन में लिया। ठीक है, ये सब तुम क्या करके जा रहे हो, नोट डाउन करके जा रहे हो। ये सब स्पेसिफिक है इस प्रोसेस के लिए। और हमारे को क्या मिल रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमारे को, यूजफुल प्रोडक्ट। दूध से हमारे को क्या मिल रहा है, दही मिल रहा है, ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है। जब हम ये बड़े स्केल पे करने लग गए तो हम उसको और क्या कर रहे हैं, कमर्शियलाइज भी कर रहे हैं, मतलब लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम यूज कर रहे हैं, राइट। उसको हम यूज कर रहे हैं और कुछ प्रोसेस लगा रहे हैं और उससे हमें काम की चीज बना रहे हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं।
फॉर कमर्शियल पर्पसेस। किसके लिए? कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ये अगर तुम्हारे को समझ आ गया तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और काफी सारी अलग अलग संस्थाओं ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सो बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु है, उनको काम में लाना या फिर उनके प्रोडक्ट्स को काम में लाना कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन सोसाइटी में काफी सालों से प्रैक्टिस होती आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो तुम्हारा ये बायोटेक्नोलॉजी है, जो क्या है, तुम ये जो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट कर रहे हैं हम आजकल, ये क्या हो रहा है, ये अभी पैदा नहीं हुआ है कहीं से, ये क्या हुआ है, ये काफी सालों से चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है दही जमाना हमने अभी चालू किया है? तुम्हें क्या लगता है दही जमाना क्या तुमने अभी चालू किया है? इडली डोसा क्या अभी बनने लगा है? जो तुम भटूरे का आटा लगाते हो और उसको ढक के अंधेरे में गर्मी के टेम्परेचर में रख देते हो ताकि उसमें फर्मेंटेशन होने लगे, क्या ये सारी चीजें अभी होने लगी हैं? क्या अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक्स अभी बनने लगी हैं? मदिरा जो है हमारी, क्या अभी बनने लगी है? नहीं, ये सब अभी नहीं हुआ है, ये सब काफी सालों से हो रहा है। क्या हो रहा है? काफी सालों से हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए जो चीज हमारी काफी सालों से हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो मेरे साथ साथ में, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरी जो आज के टाइम में हो रही है, आज के समय में हो रही है, जो हम बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर इसको काम में ला रहे हैं, और ये जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस थे, क्रियाएं थे, हम इनको एक बड़े स्केल पे करके जा रहे हैं ताकि हम उसका कमर्शियल फायदा उठा सके। राइट। ट्रेडिशनल मतलब अभी तक ये घरों में छोटे छोटे स्केल पे होती थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम बड़े स्केल पे कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज कर रहे हैं? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या यूज कर रहे हैं? सीधा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंस है वो काफी कम कर दी गई है। पहले हम क्या करते थे, दूध को सीधा दही बना लेते थे, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के, मतलब उसका इनोक्यूलम या फिर जामन डाल के। लेकिन अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने क्या निकाला है कि इनका डिपेंडेंस थोड़ा जीव जंतुओं पे कम हो, और वो क्या करे, उनसे जो काम की चीज है वो ले ले, जिस वजह से वो जीव क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिस वजह से लैक्टोबैसिलस वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि वो दूध को दही बना पा रहा है। वो जीन जो उसके अंदर है, वो डीएनए का पीस जो उस बैक्टीरिया के अंदर है, ये आज के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, उस जीन को ही बाहर निकाल लेते हैं और क्या कराते हैं, उस जीन को दूसरे बैक्टीरिया में जो उस जीन को रेप्लिकेट कर सके। क्योंकि मैं मानती हूं आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हो, तो आपको पता है कि डीएनए जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने डीएनए को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो ऐसे जीव को यहाँ पर यूज करा जाएगा जो उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, राइट। या फिर जीव से क्या निकाल लिया जाएगा, एंजाइम निकाल लिया जाएगा और उसको लैबोरेटरी की कंडीशंस में काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले यहाँ यूज करते थे, जिस वजह जो इसका डीएनए होता था, जो डीएनए होता था उसका डीएनए का पीस कट करके यहाँ पे वो पीस ले आएंगे। क्या करेंगे, इस पीस को ले आएंगे और इसको किस में लगा देंगे, एक वेक्टर डीएनए में लगा देंगे, और इस वेक्टर डीएनए को किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे जिसका कॉपी नंबर ज्यादा है, या जिसका क्या है, जिसका ओराई नंबर या फिर रेप्लिकेशन नंबर ज्यादा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तुमने यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किया, प्लस जो तुम्हारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी ये स्मॉल स्केल पे होती थी। किस में होती थी, छोटे स्केल पे होती थी, मतलब घरों में ही होती थी। ये
घरों में, परिवारों में ये सब किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें लार्ज स्केल पे हो रही है। क्या हो रही है, बहुत बड़े बड़े स्केल पे हो रही है। जैसे कि अगर हम दही का बात कर ही रहे हैं अब, तो आप देख लो, सरस देख लो, अमूल देख लो, ये सब क्या कर रहे हैं, लोटस देख लो, पारस देख लो, ये सब पायस देख लो, तो ये सब क्या कर रहे हैं, दही का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दही का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उनके पास लार्ज स्केल है, उनके पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उनके पास क्या है, उनके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, साथ में उनके पास क्या है, उन्होंने जो एंजाइम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दही बनाने के लिए यहाँ कर रहा है, वहाँ उन्होंने क्या कर लिया है, वो एंजाइम बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवा लिया है, राइट। वो सीधा क्या करते हैं, दूध में वो एंजाइम डालते हैं और आपका दही बनके तैयार हो जाता है। लेकिन वो कैसे स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे, कि आप शहरों को, गांवों को एक साथ बहुत लंबे लंबे टाइम तक सप्लाई कर सकते हो। तीसरा क्या है हमारा, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल में अभी तक सिर्फ एग्जाम्पल क्या था, जो चीज़ें घर में बन रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्ड, दही हो गया आपका हो गया इडली का बैटर। मतलब क्या, जो इडली बनती है वो फर्मेंट होती है, वो क्यों आपकी वो बबल्स देती है, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, राइट। डोसा है, राइट। अगर आप देख रहे हो अल्कोहल कैसे बन रहा है, तो अल्कोहल को वो क्या करते थे, आपके जो अंगूर होते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं, उनको पिचका कर क्या करते हैं, उनको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। तो जो उसके ऊपर यीस्ट होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, वो क्या करती है, आपके शुगर्स को फर्मेंट कर देती है, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके अंगूरों में प्रेजेंट होते हैं। और फर्मेंट करते हुए वो क्या बना देती है, शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बना देती है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अल्कोहल बनता था, साथ में और क्या बनते थे हमारी, जैसे वाइन मेकिंग, क्या बनती थी, वाइन मेकिंग हो गई, ब्रेड मेकिंग हो गई, और क्या हो गई, ब्रेड घर पे अगर बनाया जाए तो ब्रेड भी कैसे बनाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल के इसमें बनाया जाता था। मतलब किसको डाल रहे हैं ब्रेड मेकिंग में, यीस्ट को डालते थे हम, किसको डालते थे, यीस्ट को डालते थे, ठीक है। तो यीस्ट क्या करती है, शुगर को कंज्यूम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो जब आपका बैटर जो है, या जो डो है आपके ब्रेड का, वो जब सेट होता है तो उसमें वो स्पॉन्जी क्यों होते हैं, क्योंकि जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है तो वो क्या बना के जा रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र बना के जा रहे हैं, जिससे कि आपकी ब्रेड क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है, स्पॉन्जी रहती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्रिएशन किया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है। क्रिएशन करके हमने क्या किया, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लिया तो हम उसको क्या करेंगे, एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म में डलवा के उसकी क्या करवाएंगे, जीन क्लोनिंग करवाएंगे। मतलब उस डीएनए की बहुत बार कॉपी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कॉपी करवाएंगे, जीन क्लोनिंग करवाएंगे, और जीन क्लोनिंग करवाकर उसको एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म में क्या कर देंगे, जीन का ट्रांसफर कर देंगे, राइट। क्या करेंगे, किसी और जीन में उसको ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम प्रोकैरियोट्स में ये सब करते हैं, तो जो हमारा क्या है, जो जीन क्लोनिंग जिस बैक्टीरिया में होती है वो कौन है, इकोलाई है। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जिसमें जीन क्लोनिंग होती है वो कौन है, यीस्ट है। कौन है, यीस्ट है। इतनी बात समझ आ गई। सो क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए हुआ, फिर उसकी कॉपीज बनाई और फिर क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। ये सब क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है। इससे बड़े बड़े काम क्या हो रहे हैं, इससे क्या बन रही हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, वैक्सीन्स बन रहे हैं। आपने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जा रहे हैं। साथ में इससे क्या बनाया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ही क्या कर दिया जा रहा है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कर दिया जा रहा है। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक गाय आपकी क्या है, एक गाय की जो स्पीशीज है वो बहुत ही ताकतवर है, मतलब बहुत ही उसके मसल्स बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरी गाय में क्या होता है, दूसरी गाय दूध बहुत अच्छा देती है, तो इससे जीन लिया और उन दोनों के जीन्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, या फिर उन दोनों के जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है उनको एक ही उसमें ऑर्गेनिज्म में डाला और उसको रेप्लिकेट करवाया, या फिर एक नई एनिमल ब्रीड बनाई। क्या बनाया, उससे नई एनिमल ब्रीड बनवाई। अब जो गाय का जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, जो जिसमें मस्कुलेचर भी अच्छा होगा,
ताकतवर होगा वो गाय, और क्या होगा, दूध भी बहुत अच्छा देता होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, अलग अलग प्लांट की वेराइटीज बनाई गई है। क्या बनाई गई है, प्लांट वेराइटीज बनाई गई हैं, राइट। जैसे कि चावल की बहुत सारी वैरायटी बनाई गई। आपने बीटी कॉटन सुना होगा, बैसिलस thuringiensis से कॉटन बनाया है, राइट। बैसिलस thuringiensis को यूज करके, बैसिलस thuringiensis क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, वो क्या, उससे क्या बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बनाया है। बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा। टोमेटोज ऐसे बनाए गए हैं जो कि क्या है, जिनकी शीत क्या है, टोमेटोज, जिनकी शीत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, शेल्फ लाइफ स्ट्रॉन्ग है और टेस्ट भी अच्छा है, लाल है। फिशेस में भी आपने देखा होगा, राइट। ब्रिंजल में भी हमने सुना है, ब्रिंजल भी न्यूज़ में आया था, साथ में राइस आया था और साथ में क्या आई थी, कॉटन की वेराइटीज़ भी हमने सुनी है जो कि क्या होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। इतनी बात समझ आ गई कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलो एक बार यहाँ पे थ्योरी देख लेते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो काफ़ी लंबे समय से ह्यूमन सोसाइटी यूज़ करती आ रही है। किस किस में, बेकिंग, ब्रेड बनाने में, ब्रूइंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, ब्रीडिंग, फूड क्रॉप और डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट। डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन आ गई, आपकी गाय भैंसें आ गई। अ नैरोर एंड मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव जंतुओं को आप क्या करने के लिए, लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए, वांट्स पूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, जो कि क्या हो रहा है, जिसमें क्या कर रहे हो आप, डेलिब्रेट, जानबूझ के डीएनए के साथ क्या कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो। डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, क्या कर रहे हो, डेलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब जानबूझकर बदलाव करना, जानबूझकर क्या करना, जानबूझकर डीएनए में, किसमें, डीएनए क्या है आपका, जीनोम है, क्या है, जीनोम में बदलाव करना, क्या करना, बदलाव करना, बदलाव करना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये समझ आया कि नहीं आया, किसमें करना बदलाव, डीएनए मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ये इंप्लाई करती है सेट ऑफ लैबोरेटरी टेक्निक्स, जो क्या, अब जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप क्या करोगे, दूध लोगे, ठीक है, दूध लोगे, उसमें ऐसा तो है नहीं कि इतना दही डालोगे या बहुत सारा डाल दोगे, एक अमाउंट है जामन डालने का, अमाउंट आप नोट करोगे, टाइम आप नोट करोगे, कितने घंटे रखना है, टेम्परेचर आप नोट करोगे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आप नोट करोगे। तो ये सब मिलाकर उन्होंने क्या बना लिया है, एक प्रोसेस बना लिया है, और इस प्रोसेस को इन्होंने क्या किया है, इम्प्रोवाइज करते रहे, साल दर साल उन्होंने क्या किया है, इम्प्रोवाइज कर लिया है, और इसको क्या बना लिया है, एक टेक्नोलॉजी बना ली, क्या बना ली है, एक टेक्नोलॉजी बना ली है, जिससे वो जीव जंतुओं को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अब दूसरे अवेलेबल डेफिनेशन या दूसरी संस्थाओं ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, ये ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने दी है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसकी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, microbiology and genetic engineering sciences in order to achieve technological application of capabilities of microorganisms, culture tissue cells and parts thereof. तीसरी डेफिनेशन जो जिसने दी है वो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने दी है, जो कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर कंपोनेंट्स फॉर बेनिफिशियल यूज, क्योंकि हमने ये भी देखा गया है, हम ये भी देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए, बीमारी फैलाने के लिए क्या यूज किया गया है, बैसिलस एंथ्रेक्स, ये क्या है, एक हार्म का एग्जाम्पल है आपका, राइट।
डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बी स्टडीड कंसिडरिंग इट्स ग्रोथ दैट अकर्ड इन 2 phases। ये मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिशनल एंड न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल में क्या होता है, वो प्रोसेसेस हैं जो कि बेस्ड है नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या हुआ, आपने जैसे मैंने आपको मिल्क का ही अपन एग्जांपल इतनी देर से ले रहे हैं, तो मिल्क लिया, मिल्क में अपन ने क्या डाला, कर्ड डाला, जामन डाल दिया, क्या डाला, जामन डाल दिया, या फिर इसको बायोटेक्नोलॉजी की भाषा में आप कहोगे इनोक्यूलम डाल दिया। इनोक्यूलम डालने से क्या होगा, इनोक्यूलम डालने से वो क्या लैक्टोबैसिलस का डाला, किसका डाला, लैक्टोबैसिलस का डाला। अब इन्होंने क्या किया, ये ज्यादा इन डेप्थ नहीं गए कि ये कर क्या रहे, बस उनको पता है कि ये मिल्क से क्या बना देगा, आपकी कर्ड बना देगा। सो ये क्या कर रहे हैं, नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और क्या बोलती है, या फिर उसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, जो काफी सेंचुरीज से यूज करी गई है। कर्ड, विनेगर, घी, वाइन, बियर, अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस, इडली, डोसा, चीज, पनीर और भी बहुत सारे ऐसे कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जो कि कैसे बनाए जाते हैं। जो आप क्या खाते हो वो होली पे, मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी कैसे बनता है, फर्मेंट होके बनता है, राइट। जो एक लिक्विड होता है और उसमें पकोड़ा, कांजी वड़ा जो आप खाते हो, तो जो उसका लिक्विड है कांजी वड़े का, वो कैसे होता है, फर्मेंट करके उसमें वो स्वाद आता है। सो इंडियन आयुर्वेदा में जो प्रोडक्शन है अस्वा अरिस्ता इज डन थ्रू ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू सम पीपल ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एन आर्ट रादर देन अ साइंस, राइट। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है when highly new and useful traits, जो क्या है, और नए ट्रेड्स और यूजफुल काम के लाभदायक ट्रेड्स, क्रॉप वेराइटीज, एनिमल ब्रीड्स बनाने में काम आ रहे हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या यूज करती है, 2 प्रोसेसेस यूज करती है। एक तो क्या करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आ गया, मतलब डीएनए का जो आपको पार्ट चाहिए उसको तोड़ निकालो, उसको काटो, एंजाइम्स यूज करके उसको दूसरे एक वेक्टर में डाल दो और उसकी कॉपिंग कराओ, वो तो हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन दूसरा क्या होता है आपका, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, कि आप जो प्रोसेस बना रहे हो वो भी तो क्या करेगा, कोई प्रोटोकॉल भी तो बनाएगा, कोई क्या बनाएगा, प्रोटोकॉल भी तो बनाएगा कि इस फलाने टेम्परेचर पे रखना है। टेम्परेचर ऐसे नहीं कि बस गर्मी में रख दिया, टेम्परेचर है तो मतलब आपको बोलना है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होएगा लैक्टोबैसिलस। आप बोलोगे टाइम, तो आप बोलोगे 8 to 10 आवर्स या 8 to 9 आवर्स, राइट। इन्वायरमेंटल कंडीशन में आप और क्या बोलोगे, पीएच बोलोगे, कोई केमिकल की प्रेजेंस बोलोगे, कुछ भी फलाना फलाना बोलोगे। तो ये आप क्या बना रहे हो, एक प्रोटोकॉल बना रहे हो, एक प्रक्रिया बना रहे हो कि आपका जो काम है वो ऐसे 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 होएगा, तभी जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपका मनचाहा प्रोडक्ट तभी आपको मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर क्रिएटेड एनिमल ब्रीड्स, क्रॉप ब्रीड्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको बोला जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये क्या है, MODERN, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये कब आई थी यूज में, 1970 में ये डिस्कवर करी गई थी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, अब अगर आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब बेबी का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। जिन माँ बाप को या जिस कपल को, जोड़े को बच्चा नहीं होता है, वो क्या यूज़ करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज़ करते हैं। मतलब आपके मेल से तो क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, फीमेल से आपने ओवा ले लिया, लेकिन ये मदर की बॉडी में फ्यूज़ होने की बजाय एक्सटर्नल कंडीशंस में फ्यूज़ होते हैं। कहाँ फ्यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन में फ्यूज़ होते हैं। ये N है, इसकी N है, और ये क्या है, 2N बन गया। तो ये क्या बन गया, जाइगोट। अब इस जाइगोट को कहाँ प्लांट किया जाता है, मदर की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। कहाँ प्लांट किया जाता है, मदर की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। तो ये प्रोसेस क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब इन वीवो, नेचुरल सेटिंग से बाहर लाकर सिंथेटिक सेटिंग्स में, लैबोरेटरी सेटिंग्स में फ्यूजन करवाने को हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, और फिर हमने इसको किस में डाल दिया, मदर में डाल दिया, राइट। सो ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन, यूजिंग इट, डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ मॉडर्न
टेक्नोलॉजी। तो हम जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसी की हम प्रोसेसेस को लेकर, उन्हीं तकनीकों को लेकर, उन्हीं प्रक्रियाओं को लेकर हम बड़े काम कर रहे हैं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं। Among many two main techniques that give birth to modern biotechnology as follows। क्या बताया मैंने आपको? एक बताया मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या था? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर क्या है देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये है टू मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री सराउंडिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब ये क्या है? आपकी बायो प्रोसेस है। क्या है? बायो प्रोसेस की इंजीनियरिंग है। मतलब आप चाहते हो कि ऐसा तो है नहीं कि आपने 28 से 30 डिग्री रखा, टेम्परेचर वही रखा, तो उस पर कोई दूसरा जीव उगेगा नहीं। दूसरा जीव भी उग सकता है। जब आप ब्रेड को खुले में छोड़ देते हो, वो सड़ने लगती है, तो आप उसके ऊपर देखते हो थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन मोल्ड भी उगता है, थोड़ा पिंक भी उगता है, कभी कभार आपको ब्लू भी दिखता है। कुछ चीज़ों पे आपको ब्लू उगता हुआ दिखता है फंगस, किसी पे आपको नीला दिखता है, हरा दिखता है, लाल दिखता है। तो ये क्या है? मतलब आपके हवा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। तो वो जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। राइट, इतनी बात समझ आ गई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि जो टेक्निक्स चेंज करती हैं हमारा जीन को। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आपके जीनोम में बदलाव करना, आपके जीनोम में बदलाव करना, आपके डीएनए को चेंज करने को क्या हम बोल रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, और उसमें बदलाव करके हम उसको किसी और जीव में डाल देंगे। राइट, टू चेंज दी फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको जैसे बता रही थी कि आपने एक गाय ली जो कि बहुत ताकतवर थी, दूसरी गाय ली जो कि बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती थी। अब जो इनसे बच्चा बनेगा या जो इनके फ्यूजन से जो गाय बनेगी वो क्या होगी? इसका फिनोटाइप भी उसमें होगा और उसका फिनोटाइप भी उसमें होगा। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फिनोटाइप। उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसको हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तभी मैंने क्या बोला था? आर डीएनए बनाया है। आर डीएनए क्या क्रिएट कर रहे हैं? मतलब आर मतलब रिकॉम्बिनेंट। क्या हुआ इसका मतलब? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब अलग सा एक डीएनए बनाकर रिकम्बाइन करके बहुत सारे टुकड़ों को लेकर, बहुत सारे प्रोसेसेस को लेकर एक हमने क्या बनाया है? एक हमने बनाया है हमारा डिज़ायर्ड जीन। क्या बनाया है? डिज़ायर्ड जीन बनाया है। और इसको हम किस में डाल देंगे? एक ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे और उसमें हमारे मतलब का क्या आ जाएगा? फिनोटाइप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिनोटाइप आ जाएगा। राइट, इतनी बात समझ आई। चलिए, टू मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब आप चाहते हो कि मेरी ब्रेड पे सिर्फ हरे रंग की फंगस ही होगे, चाहे आप चाहते हो एस्परजिलस होगे, चाहे आप चाहते हो राइजोपस होगे। मतलब आप चाहते हो कि अगर राइजोपस उग रहा है तो क्या नहीं उगना चाहिए? एस्परजिलस नहीं उगना चाहिए। ये कैसा आप डिसाइड करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटैमिनेशन करना पड़ेगा। जब हम लोग क्या करते हैं, लैब में काम करते हैं और हम किसी कल्चर को क्या कर रहे होते हैं, या फिर किसी इनोक्यूलम को किसी मीडिया में अगर हमको क्या करना होता है, इनोक्यूलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? पहले हमारा वहाँ पे क्या होता है? एक यूवी लैमिनार फ्लो होता है। मतलब हम एक पर्टिकुलर चेंबर में बैठते हैं जिसमें 15 से 20 मिनट पहले क्या ऑन कर दी जाती है? यूवी लाइट ऑन कर दी जाती है, जिससे क्या होते हैं? वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली, या फिर जो भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डाई कर जाते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मेरा मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई और बैक्टीरिया है, कोई गंदगी है, कोई फंगस का स्पोर पड़ा है वहाँ पर, तो ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो और हमारे मीडिया में वो ना कंटामिनेट करे, तो इसलिए हम यूवी लाइट ऑन कर देते हैं। यूवी लाइट ऑन होने से क्या होता है? वो जीव मर जाता है। फिर जब हम उसमें काम करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमारे हाथों को अल्कोहल से रब करते हैं, क्लीन करते हैं। हम उस सरफेस को अल्कोहल से क्लीन करते हैं और जिस भी हम इनोक्यूलेटिंग लूप होता है हमारे पास में, ऐसा एक इनोक्यूलेटिंग लूप होता है, इससे जब हम प्लेट के ऊपर से कल्चर को उठाते हैं तो उसको भी हम पहले क्या करते हैं? फ्लेम स्टरलाइजेशन करते हैं। जो हमारा बर्नर होता है, बंसन बर्नर जो होता है, वो आपकी लैब्स में भी आपने देखा होगा, बंसन बर्नर, जिसके ऊपर आप अपने केमिस्ट्री के वो ऐसे यहाँ पे आपके पास होता है ना, जिसमें यहाँ से पाइप निकल रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बंसन बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंसन बर्नर बोलते हैं। तो जब हमारे को
सर्कुलेशन उठाना है, आपकी पेट्री प्लेट के ऊपर यहाँ पर क्या ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, आप इससे लेकर इसको लोगे, हाथ से तो टच करोगे नहीं क्योंकि आपके तो हाथ पे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने हाथ को पहले स्टरलाइज करोगे अल्कोहल से, फिर इसको पकड़ोगे, इसको इस फ्लेम में डाल के क्या करोगे, फ्लेम की स्टरलाइजेशन करोगे, फिर थोड़ा 1 मिनट ठंडा करोगे और फिर यहाँ से कल्चर को उठा के अपने मीडिया में, ब्रॉथ में डालोगे। इतनी बात समझ आई? तो ये सब तरीका जो आप कर रहे हो, ये सब तरीका जो आप कर रहे हो वो क्या है, ये आपका इंश्योर करके जाता है कि आपके पास में कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करे। अगर आप लैक्टोबैसिलस सेरेविसी, लैक्टोबैसिलस चाहते हो तो आपका लैक्टोबैसिलस ही ग्रो होएगा, राइट? इतनी बात समझ आ गई? और कोई नहीं ग्रो हो जाएगा, कोई बैसिलस, कोई दूसरा बैसिलस नहीं ग्रो हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस ही ग्रो होएगा, ठीक है? ड्यू टू सच टाइप ऑफ मेंटेनेंस, सिर्फ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, जो आपका डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म को आप उगाना चाहते हो वो ही ग्रो करेगा, विल बी फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एटसेट्रा। इतनी बात समझ आ गई? सो इट इज एसेंशियल टू हैव कंप्लीट एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक मतलब जैसे कि ऑपरेशन थिएटर्स में होता है कि मतलब सब कुछ बंद होगा, सब कुछ स्टरलाइज्ड होएगा, सब कुछ ऐसा होगा जो कि बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में होगा। कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया रिजल्ट इन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जेनेटिकली, मतलब जिनका क्या बदल दिया गया है, जिनका आपने जीन ही बदल दिया है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बदल दिया गया है ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शेयरिंग है डीएनए इंफॉर्मेशन की नेचुरली होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एंड हैज बीन एक्सप्लॉइटेड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेम स्पीशीज में हो सकता है, ये हमें याद रखना है। जबकि हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो आप स्पीशीज भी बदल सकते हो। इतनी बात समझ आ गई? सो कुछ लिमिटेशंस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में। एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में जैसे कि आपने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिजन करके ही क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? बैक्टीरिया क्या है, बाइनरी फिजन से ही अलग हो रहा है। तो इसमें जो इसकी जीन की सेम टू सेम कॉपी बनी है वही जीन इसमें आएगा, वही जीन इसमें आएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व हो जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव, वेरिएशन की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इतना बेनिफिशियल नहीं मानते। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जनों के क्या मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं। तो जो तीसरा जीन बनता है वो एक रिकम्बाइंड जीन बनता है, तो उसमें वेरिएशन आने के क्या है, चांसेस ज्यादा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, चीजें जो आपको हार्म कर सकती हैं वो भी क्या होंगी, प्रोपगेट होंगी, और जो चीजें आपकी बेनिफिट की होंगी वो भी आपकी प्रोपगेट करेंगी। मतलब जब आप नेचुरली होने देते हो तो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाएं और जो चीजें लाभदायक है, दोनों चीजें बनेंगी। कोई उसको कंट्रोल करने वाला क्या नहीं है, प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके हाथ में कंट्रोल है, नियंत्रण है कि आप सिर्फ उसी चीज को बढ़ावा दोगे या उसी चीज को प्रोपगेट करोगे जिसको आप चाहते हो। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है एट टू डिजायर्ड प्लेसेस। टू डिजायर्ड क्यों बोला है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीएनए जैसे कि अगर हम सर्कुलर लेते हैं, पहले हम बात किसकी करते हैं, सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा डीएनए है उसको दो जगह से तोड़ा जाना पड़ता है। ऐसे जब आप डीएनए को तोड़ते हो, जब आप ऐसे डीएनए को तोड़ते हो तो आपको दो जगह से तोड़ना है। मान लो ये आपका क्या है, ये आपका नेटिव डीएनए है, मतलब आपने किसी बैक्टीरिया में से आपको डीएनए मिला और आपने ले लिया। अब आपको पता है कि इस डीएनए में यहाँ पर क्या है, एक एंटीबायोटिक का मार्कर है, मतलब यहाँ पर क्या है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है कि अगर ये जीन किसी आपके बैक्टीरिया में आपने डाल दिया तो अगर आपने उस बैक्टीरिया को एम्पेसिलिन दिया तो अगर पहले वो एम्पेसिलिन से मरता था तो अब उसके पास ये जीन चला जाएगा, तो अब उसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो एम्पेसिलिन से अब वो नहीं मरेगा। मतलब अब मान लो आपके पास एक जीव है ए, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है ए,
वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, मान लो क्या है, वो एम्पिसिलिन से नहीं मरता है, ठीक है, नहीं मरा। अब आप चाहते हो कि आपका जो एक जीव है बी है, एक आपका क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बी है, वो है आपका सेंसिटिव। बी क्या है आपका, सेंसिटिव है। किसको सेंसिटिव है, एम्पिसिलिन को सेंसिटिव है, राइट, एम्पिसिलिन से क्या है, सेंसिटिव है। आप चाहते हो कि जो आपका बी है वो भी कैसा हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए, तो आप क्या करोगे, ए में से यहाँ से जीन कट कर लोगे, ठीक है, और मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास में है, ये आपके पास में बी का जीन है, क्या है, बी का जीन है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से आपने एक सीक्वेंस हटाई, या फिर सीक्वेंस नहीं हटाई, आपने क्या किया, यहाँ से सिर्फ आपने क्लीवेज किया, ठीक है, कट किया, यहाँ से आपने कट किया, राइट। और ये जो सीक्वेंस है जो कोड कर रही है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को, आपने इस बी वाले के जीन में चिपका दिया। इतनी बात समझ आई, क्या करा, बी वाले के जीन में चिपका दिया। अब ये जो जीन है, ये जो नई जीन डीएनए का पीस है, ये क्या करेगा, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा। तो अब जो बी जो पहले सेंसिटिव था वो अब क्या हो गया है, वो अब हो गया है हमारा बी हो गया है रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमको पहले क्या करना पड़ा, इस डीएनए को दो जगह से कट करना पड़ा, टू डिजायर्ड प्लेसेस टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें वही डीएनए सेगमेंट चाहिए जिसपे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है। इतनी बात समझ आ गई। अब इस जीन को उठाकर हमने क्या कर दिया, दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में इंसर्ट कर दिया जहां हम चाहते हैं। So product thus obtained is called recombinant DNA and the technique is called genetic engineering। ये जो जीन है ये नया बन गया है, ये rDNA बन गया है, मतलब recombinant DNA बन गया है। अब इसको मैं मेरे बी जीव में डाल दूंगी जिससे कि उसमें क्या, उसको क्या मिल जाएगा, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऐसे ही होता है, राइट। सो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन पॉसिबल कैसे होता है। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि डीएनए को हमारे को आइसोलेट करना है, डीएनए को हमारे को बैक्टीरिया में से निकालना है, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। जब डीएनए को हमने निकाल लिया तो ये डीएनए हमारा निकल गया, ये क्या है, हमारा जीनोम है। अब इस जीनोम को तुम्हारे को क्या करना है, कट भी तो करना है। कट करने के लिए भी तुम्हारे को क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स ऐसे होने चाहिए जो इसी जगह पर कट करे, मतलब स्पेसिफिक एंजाइम्स होने चाहिए। अब जब ये कट हो गया है, जब ये पीस जो है वो कट हो गया है आपका, अब इस पीस को, ये जो डीएनए है जिससे ये पीस काटा है हमने, इस पीस को दूसरे जीनोम में तो चिपकाना पड़ेगा ना। ये मान लो आपके पास क्या है, दूसरा जीनोम है। अब इस जीनोम पे भी तो हमारे को इसको चिपकाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक और एंजाइम चाहिए। एक और एंजाइम चाहिए जो यहाँ पर आके इनके बीच को क्या, इनके बीच क्या कर दे, कुछ फेविकॉल जैसा लगा दे और इनको क्या कर दे, जोड़ दे, ठीक है। तो जो ये वाले जीन्स होते हैं जो कट करने में मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। और जो मदद करते हैं वापस से चिपकाने में, राइट, उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेशन करना मतलब चिपकाना। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आपके डीएनए के न्यूक्लिक एसिड्स को काट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएजेस बोलेंगे। ये न्यूक्लिएजेस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको कट करके देते हैं सीक्वेंस को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन कैसे मुमकिन हो पाता है, बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन्हीं न्यूक्लिएजेस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का दूसरा नाम क्या है, मॉलिक्यूलर सिजर्स है। क्यों हमने मॉलिक्यूलर बोला है, क्योंकि इसने डीएनए के मॉलिक्यूल को कट किया है। क्या बोला है हमने, मॉलिक्यूल, डीएनए के मॉलिक्यूल को कट किया है। तो जो भी चीज कट करती है उसको हमने क्या बोला है, कैची, सिजर।
और क्योंकि वो मॉलिक्यूल को कट कर रहा है तो इसलिए क्या है, मॉलिक्यूलर कैंची है, मॉलिक्यूलर सिजर है। जो क्रोमोसोम्स है उनके ऊपर एक, अब जैसे कि आपने कट तो करवा लिया, कट करके आपने क्या किया, इस जीन को डाल दिया दूसरे जीव में, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका rDNA है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब ओरिजिनल से आपने इसको चेंज कर दिया, बदलाव ला दिया। अब आपने क्या किया, आपने इसको प्रोकैरियोट में डाल दिया, ये एक प्रोकैरियोट है, ये एक बैक्टीरिया है, आपने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया आपने इसको। अब आपने क्या पढ़ा है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो पढ़ा है, तो आपको पता है एक जगह है जहां पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, रेप्लिकेशन साइट होती है वो, राइट, क्या होती है, रेप्लिकेशन साइट होती है। अब जब आपको ये रेप्लिकेशन साइट, अगर आपको इस जीनोम को रेप्लिकेट करवाना है, मतलब इस जीनोम की आपको कॉपीज बनवानी है, मल्टीपल कॉपीज बनवानी है, तभी तो क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए, रेप्लिकेशन साइट चाहिए, जहां पर आकर आपका क्या हो सके, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सके। इस रेप्लिकेशन साइट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां से आपका रेप्लिकेशन चालू होगा। क्या बोलते हैं आप, जहां से आपका रेप्लिकेशन चालू होगा, इसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, ओराई बोलते हो। तो ये जो ओराई है, स्पेसिफिक ओराई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जो चालू करेगा रेप्लिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे को अगर खाना बनाना है तो हमारे को चम्मच, कड़छी, पलटा, चाकू, रोटी बनानी तो बेलन, चकला, ये सब टूल्स चाहिए। तो जब हमारे को जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए हमारे को कुछ टूल्स चाहिए, जैसे कि हमारे को कट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, दूसरा हमारे को चिपकाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तीसरा हमारे को क्या चाहिए, हमारे को कुछ और ऐसे एंजाइम्स चाहिए जो इन कटिंग को क्या कर सके, जो इन कटिंग को स्पेसिफिक बना सके, ठीक है। अब उनमें से एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका rDNA है उसके एक कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना चाहिए, ओराई होना चाहिए। फिर आपके पास आएगा कि उसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो, या फिर किसी टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस हो, या फिर कुछ और हो जिससे कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेंट को, जो बैक्टीरिया या जो जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो कुछ अलग शो करे, उनसे जो बदले नहीं हैं। इसके लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अब आगे पढ़ने वाला है कि ड्यूप्लीकेशन के लिए, किसी भी फॉरेन डीएनए के लिए, इट शुड बी लिंक्ड विद ओरी साइट्स। ओरी साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट। क्या है, ओरी साइट से मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स होंगी जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है, और वहां पे क्या होगा, फॉरेन डीएनए ड्यूप्लीकेट कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है जीव के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस ड्यूप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं, राइट। एंड क्या हो रहा है, दिस कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट ऑफ डीएनए। इतनी बात समझ आ गई। तो जो पहला हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, जो पहला हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, वो बनाया था स्टैनले कोहेन। ये नाम याद करना है आपको, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। किसने बनाया था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। आई होप इनकी स्पेलिंग ठीक हो, भी अपन आगे चेक कर लेंगे। तो जो पहला कंस्ट्रक्शन हुआ था rDNA का, वो कैसे हुआ था, बाय लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन आपको कहाँ मिला, आपको मिला सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। कहाँ मिला, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। इसके पास क्या है, अपने जीनोम, मान लो हम क्या बना रहे हैं, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बनाया हमने, ये बनाया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के पास में अपना तो जीनोम है, अपना जीनोम ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन उसके पास में एक इसके अलावा भी एक जीनोम है, जिसको हमने क्या बोला है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, मतलब जो उसका क्रोमोजोम है उसके अलावा एक्स्ट्रा है, उससे एक्स्ट्रा, ये उसका क्रोमोजोमल जीन है, ये cDNA है, क्रोमोजोमल डीएनए।
लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलेटिंग, सर्कुलर, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब खुद रेप्लिकेट करने वाला, उसके पास उसकी क्या होगी, ओराई होगी, उसके पास उसकी क्या होगी, ओराई होगी। और साथ ही में उसके पास क्या है, एक जीन सीक्वेंस है जो कि क्या बोलती है, उसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है। ओहो, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस देता है वो जीन सीक्वेंस है, साथ में उसके पास क्या है, ओराई है। तो ये क्या है, हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरम है। अब इससे इस लाल वाली जीन सीक्वेंस को कट करके दूसरे में डाल दिया। क्या किया हमने यहाँ पर लिया, हमने क्या किया, ये इसका जीन लिया, ठीक है, ये इसका जीन सीक्वेंस है, राइट। यहाँ से इसका जो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाया। कट करवाने के बाद हमने हमारा क्या लिया, वेक्टर लिया। हमने हमारा क्या लिया जिसमें हमको इसको चिपकाना है, वेक्टर लिया। ये क्या है, वेक्टर डीएनए जो कि कैरी करेगा इस सीक्वेंस को। इसमें हमने इसको क्या करवा दिया, चिपकवा दिया। एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज की मदद से क्या किया, चिपकवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसको हम हमारे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में डलवा देंगे। किस में डलवा देंगे, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में डलवा देंगे। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आ गई। सो वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मलेरिया को एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करता है, उसके अंदर उसका वो मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में प्रेजेंट होता है, तभी तो जब वो हमारे को बाइट करता है तो हमारे को अंदर क्या देके जाता है, प्लाज्मोडियम देखा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो वैसे ही वो अपने जैसे अपने शरीर में ब्लड में कैरी करता है, तो ये वेक्टर है जो हमारी डिजायर्ड जीन को, हमारे डिजायर्ड जीन क्या है, ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, ये क्या है, हमारे डिजायर्ड जीन है, जो हम जीन चाहते हैं। इस डिजायर्ड जीन को कैरी करने वाले डीएनए को या पीस ऑफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। सो स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर, हाँ भाई बिल्कुल सही लिखी थी हमने स्पेलिंग। तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने ये पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। उनने क्या किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट किया डीएनए के पीस में से फ्रॉम अ प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। These plasmid DNA molecules act as vector. मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर के बारे में बताया, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। जैसे कि एक मॉस्किटो एक्ट करता है इंसेक्ट वेक्टर की तरह टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट, राइट। In the same way, plasmid can be used as vector to deliver a desired या alien piece of DNA into the host organism. अब linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector became possible with the enzyme. दूसरा enzyme हमारा क्या आया, DNA ligase आया, जो कि क्या करता है, which acts on the cut DNA molecules. दो आपके पास DNA molecules cut है, एक आपके पास ये piece है, डिजायर्ड जीन है आपका, और एक आपके पास आपका जीन है, वेक्टर है, राइट। अब इन दोनों को चिपकाने के लिए आप क्या यूज करोगे, एक एंजाइम यूज करोगे। क्या यूज करोगे, एक एंजाइम यूज करोगे जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, चिपकाने का काम है। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, आपके इन दोनों जीनोम मॉलिक्यूल्स को चिपका के चला जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स को चिपका देगा और क्या बना देगा, एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए बना देगा। इतनी बात समझ आई। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है हमारा RDNA, ठीक है, समझ आ रही है, इंटरेस्टिंग है, राइट। So this makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. इसको हमने क्या बोला अभी, recombinant DNA बोला। जब इस DNA को ट्रांसफर करा जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जाम्पल E. coli, बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोना, ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उसके अंदर
डीएनए पॉलीमरेज को यूज करेगा। न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम है? जल्दी बताओ मुझे, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा एंजाइम है? जो वो एंजाइम है जो तुम्हारे डीएनए को रेप्लिकेट करने में काम करता है, उनकी कॉपी बनाने में काम करता है। सो जिसमें वो डाला गया है उसका डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जो तुमने नया डीएनए डाला है, ये जो नया डीएनए तुम डालने वाले हो इसमें, तो इसका ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज इसकी क्या बनाएगा? कॉपीज बनाएगा। So the ability to make multiple copies of antibiotic resistant genes is called cloning। हमने क्या बोला था उसको? हमने क्या टर्म दिया था? जीन क्लोनिंग बोला था। क्लोन मतलब सेम कॉपीज बनाना, आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आई। सो देयरफॉर देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स। 3 बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में? पहला, तुम अपना डीएनए ढूंढो, जो तुम्हारा डिजायर्ड जीन है उसको ढूंढो। क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑफ डीएनए, फिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद उस जीन को लेकर तुम अपने डिजायर्ड होस्ट में डाल दो। होस्ट में डाल दिया, फिर तुम ये चेक करो कि वो कॉपी मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आइडेंटिफाई करना है तुम्हें डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, इंट्रोड्यूस करना है उसको आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में, और मेंटेन करना है इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट में, और ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। की मतलब जब वो बैक्टीरिया अपने बच्चे पैदा करे और जब वो फिजन करे तो वो आगे वाली जनरेशन के पास भी जाए। ठीक है, तो ये देखो, ये छोटू मोटू डायग्राम था। ये तुम्हारा क्या है? फॉरेन डीएनए है, ये क्लोनिंग वेक्टर है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट किया, इसको यहाँ से कट किया, इसको यहाँ से कट किया, क्लोनिंग वेक्टर कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर यहाँ पर डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर दिया? यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए लाइगेज की मदद से हमने क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब टूल्स क्या है? तो तुम्हारे पास यहाँ पे आते हैं कुछ एंजाइम्स, जैसे कि हमारे क्या है? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है, जिनको हमने बोला है न्यूक्लियेजेस। क्यों बोला है न्यूक्लियेजेस? क्योंकि वो किसको काटते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स को काटने वालों को क्या बोला है? न्यूक्लिक एसिड्स को काटने वालों को क्या बोला है? न्यूक्लियेजेस का बोला है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या आएंगे एंजाइम्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, वेक्टर, और होस्ट तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, साथ में हमारा क्या? डिजायर्ड डीएनए भी या डिजायर्ड पीस ऑफ जीन भी जरूरी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, वो साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किए थे? स्टीवर्ट लेन एंड वर्नर आर्बर्ड ने डिस्कवर किए थे, आइसोलेट किए थे। सैंपल्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम, 2 टाइप के एंजाइम्स मिले थे रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ई कोलाई में क्या होता है? मान लो ये तुम्हारा ई कोलाई है। क्या है? ये तुम्हारा ई कोलाई है, ई कोलाई है। ठीक है, इस ई कोलाई में अगर कोई वायरस आकर, अगर कोई क्या आ रहा है? वायरस आकर इसके ऊपर एक्ट करे, तो इस वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ये बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं? अपना जो डीएनए मटेरियल है वो यहाँ पे अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद जो ई कोलाई की मशीनरी है उसको हैक कर लेते हैं। हैक तो तुम्हें पता है ना क्या है? कि मतलब दूसरे की मशीनरी हैक करके तुम अपना काम करवाओ। तो ये जो वायरस का डीएनए है ये हैक करता है और अपनी अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। फिर इनका क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होता है तो वायरस का तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोटीन कोट बनेगा, राइट, और तुम्हारे और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। फिर इनकी क्या होगी? असेंबली होगी। इनकी क्या होगी? असेंबली होगी। तो तुम्हारे ई कोलाई में क्या बन जाएंगे? बहुत सारे फाज बन जाएंगे। ई कोलाई क्या हो जाएगा? ई कोलाई का लाइसिस हो जाएगा। ई कोलाई का क्या हो जाएगा? ई कोलाई फटेगा, और ई कोलाई जब फटेगा, लाइसिस होगा, तो ये ई कोलाई तो मर जाएगा और बाहर क्या निकल जाएंगे? बहुत सारे फाज। तो ये क्या है? आतंकवादी की तरह काम करते हैं। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फाज। तो 2 ऐसे एंजाइम्स निकले थे जो इस फाज की ग्रोथ को रोकता है, इस वायरस की ग्रोथ को रोकता है। किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, राइट। इसमें से अब जो ये 2 एंजाइम्स निकले थे, ये जो 2 हमारे क्या है? विचित्र एंजाइम्स थे, इनमें से एक एंजाइम था जो तुम्हारे डीएनए को क्या कर देता है? मिथाइलेट कर देता है, मिथाइलेटेड कर देता है डीएनए को। मतलब तुम्हारे डीएनए सीक्वेंस पे क्या करेगा? मान लो ये क्या है? तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है।
इस डीएनए सीक्वेंस पे ये तुम्हारे क्या अटैच कर देगा, मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर देगा, CH3 अटैच कर देगा, राइट। और दूसरा क्या है तुम्हारे पास, दूसरा है एक सेकेंड, दूसरा जो तुम्हारे पास एंजाइम है, पहला क्या था मिथाइलेटेड डीएनए, जो दूसरा था वाइल द अदर क्लीव्ड अनमिथाइलेटेड डीएनए। मतलब क्या करता था, दूसरा जो तुम्हारे पास था वो तुम्हारा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्लीव कर देते था इनको, राइट। सो क्या हो रहा था, क्लीव्ड अनमिथाइलेटेड डीएनए एट अ वाइड वैरायटी ऑफ लोकेशंस अलोंग द लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता था, क्लीव करना मतलब कट करना, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का टर्म है, क्लीव करना मतलब आपके डीएनए को जगह जगह से क्या कर देना, कट कर देना। जैसे आपका ये डीएनए का पीस है, ठीक है, अगर इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से बनाएं आपको समझ आएगा। तो ये मान लो क्या है, आपका डीएनए का पीस है, ये आपका क्या है, लंबा सारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए 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 डीएनए, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, क्या हो रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ATGC की बॉन्डिंग हो रखी है। अब कोई भी क्या आ रहा है, कोई भी आपके पास में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आ रहा है, वो आपके डीएनए को ऐसे पीसेस में अगर कट करके जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फ्रैगमेंट्स में अगर इसने कट कर दिया है, तो क्या हुआ है, आपका ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या कर दिया है, क्लीव कर दिया है, कट कर दिया है। तो जो पहले वाला टाइप ऑफ एंजाइम था उसको मिथाइलेज बोला, जो ये क्या कर रहा था, मिथाइलेट कर रहा था, उसको हमने क्या बोला, मिथाइलेज बोला, और जो क्लीव कर रहा था उसको हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों बोला, क्योंकि ये किसको काट रहा है न्यूक्लिक एसिड्स को काट रहा है। जो ये एंजाइमेटिक टूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गैदरिंग, साइंटिस्ट हु वर गैदरिंग द टूल्स नीडेड टू कट एंड पेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें कैंची भी चाहिए, तुम्हें ग्लू भी चाहिए, तुम्हारे को चिपकाने के लिए फेविकॉल भी चाहिए। तो फेविकॉल क्या है तुम्हारा, डीएनए लाइगेज है। नाउ अब क्या चाहिए हमारे को, हमें ये चाहिए कि ऐसी कैंची मिले जो वहां काटे जहां हम चाहें, जो डिजायर्ड जीन, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है एक ऐसा जीन, तुम्हारे पास है एक ऐसा जीन, ठीक है, चलो इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको थोड़ा सा अलग तरह से बनाते, फटाफट बनेगा। ये क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, ये मोटा इसलिए बनाया है ताकि डबल स्ट्रैंडेड लगे। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तुम्हारे को पता है ये लाल कलर का सीक्वेंस है एक, जिसके ऊपर क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। क्या है इसके ऊपर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। अब तुम इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन को कट करना चाहते हो, तुमने इसको क्या दिया, तुमने इसको दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तुमने इसको दिया एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बतेरी जगह कट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये क्या है, मान लो तुम ये जो रबड़ है तुम्हारा, इसको तुम मान लो क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मान लोगे कि नहीं मान लोगे, मतलब मान लो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, तुम्हारे डीएनए को कट करेगा। ये रहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, इसने यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट करा, यहाँ कट करा, यहाँ कट करा, पर जो तुम्हें चाहिए वहां नहीं कट किया। जो तुम्हें चाहिए तुम्हारा डिजायर्ड जीन वहां कट नहीं किया। तो अब कुछ साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा, उन्होंने ऐसा ढूंढा एक एंजाइम जो कि तुम्हारी साइट स्पेसिफिक, मतलब अगर यहां कट करना है तो यही कट करेगा, मतलब साइट स्पेसिफिक मतलब जहां कट करवाना है वहीं कट करेगा। तो साइट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या है ये, साइट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये उन्होंने किसी बैक्टीरिया में से आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि मैम आपने न्यूक्लियस तो बताया था लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस के दो टाइप्स होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो सिर्फ लीनियर डीएनए को कट कर सकता है, मतलब जिसके पास एंड्स है वो सिर्फ एंड्स से हटा सकता है, एंड से कटिंग कर सकता है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है वो सर्कुलर डीएनए में भी कट लगा सकता है, लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है उसको क्या चाहिए, एक सिरा चाहिए कट करने का। एंडोन्यूक्लियस को सिरा नहीं चाहिए,
मतलब समझ आ गई इतनी सी बात। तो अब हमने क्या ढूंढा है, साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा है, साइट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर एंडोन्यूक्लियस ढूंढा है। सो व्हाट वाज नीडेड नाउ वाज टू डीएनए कटिंग, एक एंजाइम चाहिए जो डीएनए को कट करे एट स्पेसिफिक साइट्स रादर देन रैंडम साइट्स पे कट करे अलोंग द लेंथ ऑफ द डीएनए, सो दैट साइंटिस्ट कुड कट डीएनए मॉलिक्यूल्स इन अ प्रिडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल वे। इतनी बात समझ आ गई। ये देखो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, डीएनए पे बाउंड करेगा, ये बाउंड कर दिया। ये क्या है जो ग्रीन कलर का तुम्हारे को दिख रहा है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इसने पूरे जीनोम में से बीच में से इसको कट कर दिया। तो ये दो अलग पीसेस बन गए, फ्रैगमेंट्स बन गए, ठीक है। साइट स्पेसिफिक न्यूक्लियस आ गए। सो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किसने किया, स्मिथ ने, विल्कॉक्स ने और टीजे केली ने आइसोलेट किया, कैरेक्टराइज किया पहला रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम जिसका फंक्शनिंग डिपेंड करता है ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब वो क्या कर सकता है, वो एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ही कट करेगा। जब हम काम कर रहे थे हीमोफिलस, या जब ये साइंटिस्ट हीमोफिलस के इन्फ्लुएंजा के साथ में काम कर रहे थे, तो इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया जिनका नाम रखा इन्होंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डी स्ट्रेन का नाम हिंद 2। तो हीमोफिलस ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एच से मतलब होता है जीनस, मतलब तुम्हारा हीमोफिलस क्या है, हीमोफिलस, राइट। इन से मतलब होता है तुम्हारी स्पीशीज, इन्फ्लुएंजा। डी से मतलब होता है तुम्हारा स्ट्रेन, राइट। और 2 से, रोमन न्यूमरल से मतलब होता है तुम्हारी सीक्वेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन या फिर आइसोलेशन, मतलब कब निकाला गया। तो मतलब इससे पहले क्या होगा, HIND1 भी हुआ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर भी हो गया। सो कॉल्ड हिंद 2 जो कि डीएनए को कट करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विद इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, ठीक है। सो ये सीक्वेंस क्या थी, ये सीक्वेंस थी, सीक्वेंस क्या है यहाँ पे AC3 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर है GT, ठीक है। पिरामिडीन कोई भी लगा दो, T लगा देते चलो हम। फिर क्या है, प्यूरिन A, फिर है A, ये प्यूरिन में से एक चूज कर सकते हैं ना, एक ये चूज कर लिया हमने, T चूज कर लिया। फिर क्या है, A लगा दिया और C लगा दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। अब इनका ऑपोजिट तो तुम्हारे को पता है, ऑपोजिट पता है ना तुम्हारे को। G के ऑपोजिट क्या आएगा, C, T के ऑपोजिट A, T के ऑपोजिट A के ऑपोजिट T, A के ऑपोजिट T, और यहाँ पर क्या है, G है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। सो ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब ये इस ही सीक्वेंस पे कट करेगा, GTTAAC। तो जो हिंद 2 है, जो हमारा क्या है, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 है, वो क्या करता है, ढूंढता है इस सीक्वेंस को। किसको ढूंढेगा वो, GTTAAC को और GTTAAC को, ये ढूंढेगा वो, क्या करेगा, ये ढूंढेगा वो, और जब उसको ये मिल जाएगी तब वो क्या कर देगा, कट कर देगा। सो दे फाउंड दैट द हिंद 2 एंजाइम ऑलवेज कट्स डायरेक्टली इन द सेंटर ऑफ द सीक्वेंस। मतलब कहाँ कट कर रहा है वो, बिल्कुल यहाँ कर रहा है। इतना समझ आया बात। सो wherever this sequence, particular sequence of 6 base pairs occurs unmodified in DNA, Hind 2 will cleave both the DNA backbones between 3rd and 4th base pair of the DNA. अब Hind 2 will only cleave a DNA molecule at this particular site. Hind 2 को जब तक ये GAATTC नहीं मिलेगा तब तक वो कट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, साइट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हुआ। इसलिए इसको क्या बोला है, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकग्निशन सीक्वेंस। तो अब इस सीक्वेंस को हमने क्या बोला है, ये जो सीक्वेंस है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है रिकग्निशन। क्या है, रिकग्निशन सीक्वेंस नाम दिया है हमने इसको। इतनी बात समझ आ गई, रिकग्निशन सीक्वेंस हो गया। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने ढूंढे हैं। इसमें से जो 230 हैं, दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया विद द इनिशियल डिस्कवरी। किसकी सबसे पहले कौन मिला था, हिंद 2 मिला था। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनके पास नेम्स जो होते हैं वो उनका ओरिजिन दर्शाते हैं।
पहला लेटर क्या होगा, पहला लेटर होगा जीनस, दूसरे बाकी के जो लेटर्स होंगे वो होगा स्पीशीज, आगे का जो लेटर होगा वो होगा आपका क्या, आपका ओरिजिन, कहाँ से आया है। उसके बाद आपका जो डी है वो क्या बता रहा है, हिंद 2 में आपका स्ट्रेन बता रहा है, और जो रोमन न्यूमरल है वो इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, मतलब पहले हिंद 1 डिस्कवर हुआ, फिर हिंद 2 और फिर हिंद 3। हाँ, ये तीनों है, ठीक है। सो इको R1 मतलब क्या है, ये इको R1 क्या है, किससे लिया है, ई मतलब एस्चेरिशिया कोलाई से, एस्चेरिशिया, CO का क्या मतलब क्या है, कोलाई, आर वाई स्ट्रेन है, राइट, आर क्या है, RY स्ट्रेन है, राइट, एंड इसके आगे नंबर क्या आता है 13। सो इको Escherichia coli, RY strain and was the first endonuclease isolated from bacteria, जबकि हिंद 2 comes from Haemophilus influenza strain RD. Numbers following the nuclease names indicates the order in which the enzymes were isolated. Nucleases are further described by addition of prefix endo और exo. क्या बताया, मैं ये पहले ही बता चुकी, बोलो इसको कि मैम पहले ही बता देती सब कुछ। तो न्यूक्लियस क्या है, एक्सो भी हो सकते हैं, एक्सो न्यूक्लियसेस, और एंडो न्यूक्लियसेस भी हो सकते हैं। एक बार फिर समझा देती हूँ आपको यहाँ पर कि आपके पास मान लो क्या है, ऐसा एंड्स वाला डीएनए है, तो क्या करेगा, जो आपका एक्सो न्यूक्लियस है वो आपके एंड्स को काट सकता है। किसको काट सकता है, उसको एंड्स चाहिए काटने के लिए। अगर आपने इस एक्सो न्यूक्लियस को सर्कुलर डीएनए दे दिया तो वो इसको कट नहीं कर पाएगा, वो इसको कट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आपका एंडोन्यूक्लियस है उसको अगर तुम सर्कुलर डीएनए भी दे दो तो भी वो क्या करेगा, सर्कुलर डीएनए को भी वो कट कर देगा, क्योंकि वो बीच बीच में जाकर कट कर सकता है, क्योंकि वो बीच में जाकर क्या कर सकता है, कट कर सकता है। इतनी बात समझ आई या नहीं आई, इसलिए इसको क्या बोला है, इसको बोला है एंडोन्यूक्लियस, और दूसरे को क्या बोला है, एक्सोन्यूक्लियस, राइट, एक्सो एंड endonuclease, right? Break the nucleic acid chain somewhere in the interior rather than at the ends. Nuclease जो function करते हैं by removing nucleotides from the ends, उनको क्या बोला है, exonucleases। अब ये देखिए, ये enzyme है, ये उसका जो बैक्टीरिया जहाँ से लिया गया है वो है, और ये उनकी recognition site है, राइट। एक ये है, जैसे कि आप इको R1 देख सकते हो, एस्चेरिशिया कोलाई से लिया है, और वो GAATTC से कट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट टेबल में देखोगे तो हिंद 3 है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया है, उसकी सीक्वेंस क्या है, AAGCTT, AAGCTT, ठीक है। सो 3 मेन क्लास होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इनमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिर्फ यूज करा जाता है टाइप 2, ठीक है। जो आउट ऑफ दीज 3 टाइप्स, ओनली टाइप 1 एंड टाइप 3 आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टाइप 2 यूज किया जाता है बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन विट्रो, मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर भी उनको यूज किया जा सकता है, एंड कट विद इन द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो जो टाइप 1 है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज तो करता है लेकिन उसको कट नहीं करता है, और जो क्या मिलता है आपको, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलते हैं आपको। देयरफॉर टाइप 1 इज नॉट यूज्ड इन आरडीटी। टाइप 3 क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, लेकिन उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स है टाइप 3 एंजाइम्स के, वो होमोजीनस पॉपुलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलती है, जिनको हम जेनेटिक पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जो डीएनए सेगमेंट्स है, दे कैन बी कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट आर पैलिंड्रोमिक। अगर आपने नोट किया हो तो आप ये देखो, जो ये सीक्वेंसेस है टेबल में, AAGCTT, अब इसको आपने इस डायरेक्शन में पढ़ा, एक बार आप इसको इस डायरेक्शन में भी पढ़ो, AAGCTT सेम है। सो एनीथिंग, एनी सीक्वेंस जो आगे और पीछे अगर सेम रीड हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंग्लिश का वर्ड लेकर देखते हैं, मल या लम, राइट। हम इसको ऐसे पढ़े तो भी ये मलयालम है, हम इसको ऐसे पढ़े तो भी ये क्या है, मलयालम है, ठीक है। यहां पर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, मलयालम। तो ये क्या है, मलयालम, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो तो भी
और ऐसे पढ़ो तो भी। हिंदी में आप जैसे लिखते हो न म न, तो आप आगे पढ़ो तो भी नमन, पीछे पढ़ो तो भी नमन। सो ये सीक्वेंसेस क्या होती हैं, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस दो तरीके के आपको एंड्स दे सकते हैं, ठीक है। या तो वो आपको कैसे देंगे, जैसे कि मान लो कि आपके पास अब अपने को डबल स्टैंडर्ड ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपने ये है आपका, ठीक है, ऐसे बना ले, या नहीं ऐसे नहीं बनाते, रुको, स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, आपका डीएनए है। आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को भेजा, आपने किसको भेजा, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को भेजा, उसने कट किया। अब उसने जो फ्रैगमेंट्स दिए हैं वो कैसे दिए हैं, बिल्कुल ऐसे ब्लंट। ब्लंट मतलब कि इनमें कोई भी हैंगिंग्स नहीं है, बिल्कुल क्या है ये, ब्लंट। सो प्रोड्यूस बाय मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो क्लीव करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को एग्जैक्टली एट द सेम न्यूक्लियोटाइड पोजीशन। मतलब अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऊपर पे 6 से किया है, तो नीचे भी वो 1 2 3 4 5 6 पे ही कट करेगा, 6 और 7 के बीच में ही कट करेगा। इतनी बात समझ आ गई, ऊपर वाले स्ट्रैंड पे भी, नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी। समझ आई इतनी बात या नहीं आई, इतनी बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। तो ये क्या होंगे, अगर एक ही जगह पे से कट हुआ है तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड्स बोलेंगे, राइट। अब ये देखो, अब इसके बाद में एक स्टिकी भी पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल SMA1 रिकॉग्नाइजेस 6 न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो वो क्या करता है, वो हमारे को ब्लंट एंड या फ्लश एंड्स देता है, राइट। अब तुम्हारे स्टिकी एंड्स क्या है, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम्हारे पास क्या आया, तुम्हारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, जिसने ऊपर वाले स्ट्रैंड पे कट किया यहाँ पर 3 और 4 के बीच में, और नीचे वाले पे कट किया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, 7 और 8 के बीच में, या फिर उसके 3 और 4 के बीच में। तो जब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका सेगमेंट फ्रैगमेंट्स बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3 और नीचे वाला कितना है, 4 5 6 7 8 9 10 तक। यहाँ पे क्या बनाएंगे, 1 2 3 और नीचे क्या बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे इसने कैसे काटा, 10 9 8 7 6 5 4, यहाँ पे कट किया था, 4 पे कट कर दिया, 4 पे कट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी का ही दूसरा साइड भी तो आएगा, इसका ही दूसरा साइड भी तो आएगा जो कट हुआ है, जो कट हुआ है। तो नीचे से क्या है, वो तो 1 2 3 है, 1 2 3 3 सेगमेंट्स यहाँ पर, 1 2 3, और ऊपर से क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 9 8 7 6 5 4, सो मतलब ये ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, ऐसे। तो क्या हुआ, अब इनमें ये क्या है, ओवरहैंगिंग पीसेस हैं, ये क्या है, ओवरहैंगिंग पीसेस दोनों में मिले हैं। तो ये जो ओवरहैंगिंग पीसेस हैं, ऐसे कट को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं, ऐसे एंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ये क्या है, दोनों में ओवरहैंगिंग रीजन्स एंड स्टिकिंग एंड, दोनों में ओवरहैंगिंग रीजन्स एंड स्टिकी एंड्स, लेकिन ये क्या हुआ है, बिल्कुल सेंटर में से कट हुआ है, दोनों स्ट्रैंड में सेम जगह से कट लगा है, इसमें यहाँ लगा है, इसमें यहाँ लगा है, इसमें यहाँ लगा है, इसमें यहाँ लगा है। तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए, पर यहाँ पर सेम जगह कट लगने से क्या हुआ है, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं। इसकी आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, BLUNT, ब्लंट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सो दीज प्रोड्यूसेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स एट एंड, जिनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। फॉर एग्जांपल EcoR1 रिकॉग्नाइजेस 6 न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इतनी बात समझ आ गई। सो अब जो दूसरे एंजाइम्स हैं वो कौन से हैं जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज आते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए लाइगेज, हमारा फेविकॉल, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज बनाता है फेविकॉल से अपने क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाता है,
तो अब हम बात करेंगे हमारे उन एंजाइम्स की जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के अलावा हमारे पास काम आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ऐसे हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के अलावा हमारे पास में 3 और एंजाइम्स आते हैं। एक होता है हमारा फेविकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज बोलते हैं। ये क्या है, जैसे हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है, मॉलिक्यूलर सिजर है, वैसे ही डीएनए लाइगेज को आप क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर ग्लू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर ग्लू बोल सकते हो, या फिर आप इसको प्यार से क्या बोल सकते हो, फेविकॉल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फेविकॉल बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो फेविकॉल, क्योंकि इस डीएनए लाइगेज का काम क्या है, इस डीएनए लाइगेज का काम है आपके डिजायर्ड जीन को ज्वाइन करना। किससे ज्वाइन करना, किससे ज्वाइन करना, आपके क्लोनिंग वेक्टर से ज्वाइन करना। मान लो आपका ये क्या है, डिजायर्ड जीन है। अब ये किससे आपको लाइगेट करना है, चिपकाना है, आपको चिपकाना है ये अपने क्लोनिंग वेक्टर से, राइट। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, जो आपका व्हीकल है, जो आपके डिजायर्ड जीन को किस में लेकर जाएगा, एक होस्ट सेल में लेकर जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या यूज करोगे आप, डीएनए लाइगेज यूज करोगे। दूसरा एंजाइम जो है हमारे पास वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब मुझे आप इसका नाम पढ़ के बताओ पहले तो, क्या है ये। अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, मतलब ये अल्कलाइन कंडीशन में काम करेगा, ठीक है, क्षारीय कंडीशन में काम करेगा, राइट। और क्या करेगा, फॉस्फेटेज है, मतलब आपके जो डीएनए के ऊपर 5 प्राइम फॉस्फेट है, क्या है, 5 प्राइम फॉस्फेट है, 5 प्राइम फॉस्फेट है, इसको क्या करेगा, इसको करेगा भाई रिमूव। क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा। और जब आपका 5 प्राइम फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा तो यहां पर रहेगा क्या, यहां पर रह जाएगा आपका 5 प्राइम OH। क्या रह जाएगा, 5 प्राइम OH। नीचे वाले स्ट्रैंड पे तो ऑलरेडी क्या था, 3 प्राइम OH, 5 प्राइम, अब यहां पर भी 3 प्राइम OH रह जाएगा, राइट। सो दोनों स्ट्रैंड्स पर क्या है, OH रह गया है। अब इसी को ही अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लो अभी हमने क्या नहीं किया, अभी हमारे को ऐड करना है हमारा डिजायर्ड जीन। हमारे को क्या करना है, अभी ऐड करना है हमारा डिजायर्ड जीन। तो एक तरफ जब हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो एक एंड पे बचा 5 प्राइम फॉस्फेट, दूसरे पे क्या होगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। इस तरफ उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब ये एंड हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। क्या होगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट होगा। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बता दो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपके फॉस्फेट्स ग्रुप को उड़ा देगा। आपके ये जो दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, इनको क्या करेगा, उड़ा देगा। और इनको उड़ाने के बाद क्या होगा, जब आप अपने क्लोनिंग वेक्टर को देखोगे, क्लोनिंग वेक्टर को देखोगे ऐसे, तो क्या होगा, आपके पास चारों एंड्स पे, एक एंड्स पे होगा 5 प्राइम OH, दूसरे पे होगा 3 प्राइम OH, एक पे होगा 5 प्राइम OH, राइट। क्या होगा, एक पे होगा 5 प्राइम OH। इसको यहां से इरेज करते हैं एक बार, यहां पे होगा 3 प्राइम OH और नीचे होगा 5 प्राइम OH। इतनी बातें समझ आ रही है। अभी हम डिटेल में भी देखेंगे इसका, जब हम अल्कलाइन फॉस्फेट पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। तीसरा जो हमारे पास एंजाइम है, तीसरा एंजाइम जो हमारे पास है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि क्या करके जाएगा, आपके डीएनए स्ट्रैंड के आगे और बहुत सारे डीएनटीपीज लगा के जाएगा, ठीक है। आप इसके क्या पढ़ोगे, टाइप्स भी पढ़ोगे, साथ में उनके क्या पढ़ोगे, फंक्शंस भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, उनके फंक्शंस भी पढ़ोगे। इतनी बात समझ आ गई, तो आगे बढ़े। So in addition to restriction enzyme, there are several other enzymes that play an important role in our DNA technology. Three of the important ones are, 3 important ones कौन से हैं, ligase है, DNA ligase, alkaline phosphate and DNA polymerase। तो हम किससे चालू कर रहे हैं, DNA ligase से चालू कर रहे हैं। तो DNA ligase क्या कर रहा है, DNA ligase को सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू है। क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू है। इसको आप और क्या बोल सकते हो, फेविकॉल भी बोल सकते हो।
क्या बोल सकते हो, फेविकॉल भी बोल सकते हो, गोंद भी बोल सकते हो, जो कि आपको क्या करेगा, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को चिपकाने में मदद करेगा। अब मान लीजिए ये है आपका क्या, ये आपका क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, ये आपका क्लोनिंग वेक्टर है मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, आपके स्टिकी एंड्स हैं, क्या है, स्टिकी एंड्स है, ये ऐसे कुछ कटा है आपका क्लोनिंग वेक्टर, राइट। एक तरफ तो इसमें क्या होगा, एक तरफ इसमें, पहले इसका पेन साइज छोटा कर लेते हैं फिर लिखते हैं, एक तरफ इसमें होगा 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है, तो दूसरी तरफ उसका क्या होगा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, एक प्राइम यहाँ पर होगा 5 प्राइम फॉस्फेट और दूसरी तरफ क्या होगा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल होगा। अब ऐसा ही हमारे पास में क्या होगा, एक हमारा कलर चेंज नहीं हुआ, एक हमारा क्या होगा, हमारा डिजायर्ड जीन होगा, क्या होगा, डिजायर्ड जीन होगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा सा होगा, राइट, ऐसा सा होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट पे क्या आके जुड़ेगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल और 3 प्राइम पे आके क्या जुड़ेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट, राइट। यहां पर क्या होगा, यहां पर जुड़ेगा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल और यहां पर क्या जुड़ेगा 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है। अब इन दोनों को हमारे को क्या करवाना है, इन दोनों को हमारे को इंक्यूबेट करवाना है और साथ में हम क्या डालेंगे, डीएनए लाइगेज डालेंगे, मतलब हमारा फेविकॉल डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड, अब अगर हम इसको स्ट्रैंड के स्ट्रक्चर में बनाएं तो कैसे बनेगा, हमारे पास में ये है, तो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड हो गया ऐसा, राइट, और नीचे वाला स्ट्रैंड कैसे हुआ, यहाँ पर ऐसा, ऐसा हो गया। अब ऊपर वाला स्ट्रैंड के पास में क्या है, देखो ये हमारा रेड स्ट्रैंड था, 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के बीच में क्या बनेगा, एक फॉस्फोडाइस्टर बनेगा, एंड इधर क्या बनेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बनेगा। सिमिलरली नीचे वाला स्ट्रैंड भी अटैच होगा, कुछ ऐसे ही अटैच होंगे, ये कुछ ऐसे ही ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिजायर्ड जीन क्लोनिंग वेक्टर में। आपको समझ आ रही है जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिजायर्ड जीन को हमने क्या किया है, अटैच किया है, और ये क्या बना दिया है, हमने बना दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बना दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है। तो आपका डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, आपका डीएनए लाइगेज क्या बना रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के जा रहा है, राइट, किसके बीच में, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, एंड कोवेलेंटली लिंक कर रहा है 2 इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। जो एक्शन है लाइगेज एंजाइम का, उसको चाहिए एक फॉस्फेट ग्रुप at the 5 prime carbon of one nucleotide and hydroxyl group at the 3 prime carbon of the adjacent nucleotide। मतलब एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए 5th कार्बन के ऊपर, एंड साथ में क्या चाहिए, 3rd कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। इन दोनों के बीच में हमारा क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में हमारा बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा इनके बीच में। इतनी बात समझ आ गई, राइट। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियोटाइड्स। एंजाइम यूज्ड ऑफन इन डीएनए टेक्नोलॉजी इज T4 डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज है, जो कि किससे हमारे को मिलता है, T4 फेज से मिलता है। किससे मिलता है, जो हमारा फेज है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वो हमारा वायरस जो कि किसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है T4, उससे हमारे को क्या मिलता है, डीएनए लाइगेज मिलता है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई, चलिए आगे बढ़िए। अब ये देखिए आपके लिए एक डायग्राम लेकर आई हूँ कि यहाँ पर क्या है, 2 इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स है, राइट। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लाइगेज आके लगा और बीच में उसने क्या बना दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दिया, राइट। क्या बना दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दिया, राइट। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, स्टिकेंड्स, ऐसे ही मैंने आपको बना के दिखाया। यहाँ पे लाइगेशन में इन्होंने इसको किसके साथ इंक्यूबेट किया है, डीएनए लाइगेज के साथ इंक्यूबेट किया है। दूसरा है हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या है हमारा दूसरा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं,
राइट, एक नई स्लाइड ले लेते हैं फिर हम समझेंगे। अब हो क्या रहा है, जब आपने क्या कराया है, अपने क्लोनिंग वेक्टर को कट कराया है, आपने क्या कराया है, अपने क्लोनिंग वेक्टर को कट किया है। आहा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनते बनते बिगड़ गया, चलिए कोई बात नहीं। ऊपर वाला आगे आया है तो नीचे वाला कुछ ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सही बनाएंगे बच्चों? नहीं बनाया आपको समझ नहीं आएगा, चलो हम दोबारा एक बार बनाते, ठीक है। और पेन का पॉइंट पतला करके बनाते, उससे थोड़ा बेटर बनता है। चलो, ये क्या है, एक सर्कल है और ये एक और सर्कल, ठीक है, ऐसे ही बनता है, राइट। अब समझ आएगा आपको, देखो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, राइट। अब क्या हो रहा है, अब चांसेस बहुत ये हैं, साथ में हमने और क्या दे दिया है, साथ में हमने दे दिया है एक ये हमारा क्या है, दिस इज आवर डिजायर्ड जीन। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर डिजायर्ड जीन। इसको लिख दो यहाँ पर डिजायर्ड जीन, और यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, यहाँ पर लिखोगे ये हमारा क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। अब तुमने क्या दे दिया, मान लो अब तुमने दे दिया, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है, यहाँ पे 3 प्राइम OH है, यहाँ पे 3 प्राइम OH है, और यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है, 5 प्राइम फॉस्फेट, ठीक है। अब तुमने इसमें क्या दे दिया है, DNA लाइगेज तो दे दिया है, ठीक है। DNA लाइगेज बना लेंगे यहाँ पे, चलो बना लेते हैं। ये क्या है, मान लो DNA लाइगेज एंजाइम है। व्हाट इज दिस, DNA लाइगेज, ठीक है। अब तुमने DNA लाइगेज तो दे दिया, तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर जाके डिजायर्ड जीन से ही चिपके? क्या ये जरूरी है? क्या ये खुद से ही नहीं चिपक सकता? हमने एक सर्कुलर धागे को तोड़ा, ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कुलर धागा लिया, ठीक है, हमने एक सर्कुलर धागा लिया और फिर हमने उस धागे को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसमें फेविकॉल डाल दिया। तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसमें फेविकॉल डाल दिया और इसको बोला कि भैया तुम एक यहाँ पर रेड कलर के बहुत सारे धागे हैं, उनसे जाके चिपको। तो क्या ऐसा चांस नहीं हो सकता कि ये खुद का खुद एंड खुद से ही चिपक जाए गोंद की वजह से? हो सकता है ना कि जो हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हमने कट किया है DNA लाइगेज आने के बाद, उसके पास तो 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH, 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH दोनों स्ट्रैंड्स पे है, तो ये खुद ही चिपक जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये मुझे बता दो कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अगर है तो फिर अब क्या करें, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे कि ये एक दूसरे से नहीं चिपक जाए और ये दूसरे डिजायर जीन से चिपके। तो यहाँ पर आता है हमारा दूसरा एंजाइम, यहाँ पर आएगा हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या तुम लोग को कलर दिख रहा है क्या? शायद तुम लोग को कलर नहीं दिख रहा होगा, हम कोई और कलर लेकर देखते हैं। चलो ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला कलर लेते हैं और थोड़ा पेन का साइज भी मोटा करते हैं, राइट। अब यहाँ पर काम आएगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या काम आएगा? एल्कलाइन फॉस्फेटेज काम आएगा। ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करके जा रहा है, जो तुम्हारा DNA है, जो तुम्हारा क्लोनिंग वेक्टर है, वो कुछ ऐसा है, ये है, और कुछ ऐसा है, ये है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर जो 5 प्राइम फॉस्फेट है और 3 प्राइम OH है, और यहाँ पर क्या है 5 प्राइम फॉस्फेट है और 3 प्राइम OH है, ठीक है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, मान लो ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, क्या है ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, तुम्हारे जो 5 प्राइम फॉस्फेट्स हैं, इस 5 प्राइम फॉस्फेट को यहाँ से उड़ा देगा। क्या करेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट को यहाँ से उड़ा देगा, ये भाई उड़ गया, और यहाँ से इस वाले 5 प्राइम फॉस्फेट को उड़ा देगा, ठीक है। दोनों तरफ से 5 प्राइम फॉस्फेट उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास ये ऐसे स्ट्रैंड्स जिनके ऊपर क्या है, जिनके ऊपर है 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इधर क्या है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर क्या है 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दोनों तरफ क्या है
दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ तुम्हारे पास हाइड्रोक्सिल 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 हाइड्रोक्सिल। नाउ हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल कैनॉट फॉर्म अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो डीएनए की प्रेजेंस में भी तुम्हारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्लोनिंग वेक्टर के दोनों मुंह आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। इतनी बात समझ आ गई, क्लोनिंग वेक्टर के दोनों मुंह आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। तुमने सेल्फ लाइगेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि आपस में जुड़ जाए, क्या होता है, सेल्फ लाइगेशन को तुमने प्रिवेंट करवा दिया, अवॉइड करवा दिया। किस एंजाइम से, अल्कलाइन फॉस्फेटेज से। किससे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज से। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि लाइगेशन एब्सोल्युटली रिक्वायर्स, लाइगेशन के लिए क्या चाहिए होता है, 5 प्राइम फॉस्फेट चाहिए होता है और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है। चाहिए होता है कि नहीं को होता है। अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हट जाए, इस फॉस्फेट ग्रुप को हमने हटा दिया, तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ में 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाएगा। तो जो डीएनए लाइगेज है, जो डीएनए लाइगेज है वो इनको लाइगेट नहीं कर पाएगा। तो जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो क्या करता है, इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने में मदद करता है। क्या छूट जाता है पीछे, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप छूट जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से हमारे को मिल सकता है। एक हमारे ये आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया से, दैट इज बैक्टीरियल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एक हम ये आइसोलेट कर सकते हैं काफ की, जो गाय का बच्चा होता है उसकी इंटेस्टाइन में से, काफ इंटेस्टाइन अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसको हम बोलेंगे कैप और इसको हम बोलेंगे बैप। ये दोनों क्या है, हमारे अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, सेल्फ लाइगेशन को रोकते हैं। और ये लाइगेशन जो है वेक्टर का टू इंसर्ट कैन अकर एज द इंसर्ट स्टिल हैज 5 प्राइम फॉस्फेट। अब क्या हो रहा है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जब हमारे पास लाइगेशन कराना है, अब हमने ये तो हटा दिया, यहाँ पे इधर भी क्या रह गया, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब तुम देखो, जो तुम्हारा इंसर्ट है, जो तुम्हारा डिजायर्ड जीन है, उसके पास तो है ना 5 प्राइम फॉस्फेट, उसके पास तो तुम्हारा है ना 5 प्राइम फॉस्फेट। एक सेकेंड रुको, देखो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी बनाती हूँ। यहाँ पे देखो, इसके पास तो 5 प्राइम फॉस्फेट है, इसके पास तो 5 प्राइम फॉस्फेट है, और यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल है कि नहीं है। अब जब तुम इसको इसमें फिक्स करने की कोशिश करोगे, मान लो यहाँ हम ये बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल यहाँ, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल यहाँ, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल यहाँ और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल यहाँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो तुम कहोगे कि बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर तो बॉन्डिंग हो जाएगी ना, क्योंकि 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में तो लाइगेज आ जाएगा। लेकिन 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के बीच में तुम कहोगे कि बॉन्डिंग कैसे होगी। यहाँ पर भी सेम बात है, 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 प्राइम फॉस्फेट आ रहा है। तो जहाँ पे इजीली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा और दोनों स्ट्रैंड में एक एक निक रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एक एक निक। जब एक सिंगल स्ट्रैंड में ऐसे ब्रेक रह जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं, एक छोटू सा कट बोलते हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड का गैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गैप है ये कौन रिपेयर कर देगा, रिपेयर्ड बाय डीएनए लाइगेज। कौन रिपेयर कर देगा, डीएनए लाइगेज, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, वही इसको क्या कर देगा, रिपेयर कर देगा। इतनी बात समझ आ गई। तो कंफ्यूजन की मेरे हिसाब से अब कोई बात रहनी नहीं चाहिए। ये देखो तुम्हारे पास क्या है, प्लाज्मिड कट हुआ, डीएनए लाइगेज दोगे तो वापस सेल्फ लाइगेट करके वापस बन जाएगा। जब तुमने उसको अल्कलाइन फॉस्फेट दिया तो चारों किनारों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया।
अब तुम डीएनए लाइगेज दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, सेल्फ लाइगेशन अवॉइड हो गया है। नाउ यू कैन गिव योर डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट और फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट और क्या हो जाएगा, लाइगेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तीनों एंजाइम अलोंग विद एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का क्या है, बेस है। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंजाइम पे, जो कि है डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या है डीएनए पॉलीमरेज? यहाँ पर तुम्हारे को कितने टाइप्स के बताए गए हैं, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2 एंड डीएनए पॉल 3। 3 तरीके के तुम्हारे को यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बताए गए हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो सबसे ज्यादा धुरंधर है, वो कौन है, पॉल 3। यही करता है तुम्हारा हाईली पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। मतलब क्या करता है, जो तुम्हारी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, क्या है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, वो कौन करके जाता है, तुम्हारा ये डीएनए पॉल 3 करके जाता है। इतनी बात समझ आ गई? साथ ही में डीएनए पॉल 3 और क्या करता है, एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी भी करता है। एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी भी करता है। कौन कौन सी डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में भी एंड 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में भी। एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाते जाना। क्या करना, एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाते जाना, दैट इज नोन एज एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी। अब जो ये डीएनए पॉल 1 और पॉल 2 है ना, ये पॉलीमराइजेशन इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन थोड़ी बहुत क्या कर लेते हैं, एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी कर लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई? सो नाउ डीएनए पॉल 1 एंजाइम पॉलीमराइज करता है डीएनए सिंथेसिस, डीएनए टेम्पलेट पे या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पे, और साथ में क्या करता है, कैटेलाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लिक न्यूक्लियोलाइटिक डिग्रेडेशन एक्टिविटी। क्या है एक्सोन्यूक्लिक, ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा मैंने शायद एक्सोन्यूक्लिक न्यूक्लियक ही लिख दिया है, तो इसको कर लीजिए एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिग्रेडेशन एक्टिविटी। क्या कर रहा है ये, एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक न्यूक्लियोलाइटिक डिग्रेडेशन। ठीक है, इसमें क्या मतलब हुआ, इस एक्टिविटी का नाम गलत लिख दिया, तो एक बार तुम्हारे को समझा ही देती हूँ क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम है और यहाँ पर 3 प्राइम है और यहाँ पर लगा हुआ है ATG ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, और नीचे क्या है तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब मान लो क्या आया, तुम्हारा डीएनए पॉल 1 आ रहा है, तो डीएनए पॉल 1 क्या करेगा, अगर ऐसे चल रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में क्या करता जा रहा है, एक एक करके उड़ाता जा रही है, ऐसे एक एक न्यूक्लियोटाइड का उड़ाता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक डिग्रेडेशन। अगर मान लो हमारे पास इस तरफ ATGCT ऐसे है 5 प्राइम से, और यहाँ से अगर तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, T हटा रहा है, C हटा रहा है, C हटा रहा है, G हटा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी। इतनी बात समझ आ गई? एक्टिविटी बोलो या डिग्रेडेशन बोल दो, ये किसका काम है, ये काम है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज का, और 1 2 3 सारे करते हैं ये। इतनी बात समझ आ गई? जो दूसरे दो एंजाइम्स है डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, वो भी क्या करते हैं, यही एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन इन सब में धुरंधर कौन है, तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम तुम्हारे लिए लेकर आई हूं मैं, राइट। कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, जस्ट सी, राइट। ठीक है, इतना समझ आ गया तुम्हारे को? तो बेटा ये क्या था, हमारा पहला भाग था बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का। अगली कक्षा में हम मिलेंगे
एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें तुम पढ़ोगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। जो हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स है ना, उनके टाइप्स पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे किसके बारे में? प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ोगे। कैसे व्हीकल होता है एक प्लाज्मिड, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, कैसे तुम उसमें अपना फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन डाल सकते हो। हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड इट्स टाइप्स। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए मैं दिशा पामेचा लेती हूँ आपसे अलविदा।